हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 11.3 के सवालों को डिस्कस करना चालू कर लिया था और हमने सवाल नंबर 9 तक अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 9 में जो है वो 9 से आगे जितने भी इस प्रश्नमाला में सवाल है उन सभी को हल करेंगे। ठीक है, अब 9 से आपके 15 तक सवाल है तो उन सभी को आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज जो हम जितने भी सवालों को डिस्कस करेंगे ना, वो सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है उन सभी सवालों को अच्छे से समझना, अच्छे से देखना और कोई डाउट हो तो जो है जरूर पूछना। और जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि जो है आपको हर एक सवाल जो है वो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो आज का पहला सवाल हम डिस्कस करते हैं और पहले सवाल में जो है वो क्या बोल रखा है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, आपको 10वें सवाल में बोला है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की है, वो बल्ब लगे खंबे के आधार से परे, मतलब आधार से परे का मतलब आधार से दूर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी, यह जो है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हुआ क्या है कि एक खंबा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको बोल रखा है कि एक खंबा है। कितना है खंबा है आपका 3.6 मीटर। खंबे की लंबाई कितनी है 3.6 मीटर, ये आपका खंबा है। और एक लड़की जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है 90 सेंटीमीटर, यह इस खंबे का आधार मतलब ये वाला इसका जो है वो आधार है, इससे जो है वो परे मतलब दूर जो है वो कितने चाल से चल रही है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में वो 1.2 मीटर चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या कि मान लो वो लड़की 4 सेकंड में चल ली, दूरी अपन को पता नहीं है, लेकिन जो है मान लो ये लड़की यहाँ तक आ गई। ठीक है, इससे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना जाएगा 9 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 सेकंड के बाद जो है वो यहाँ तक आ गई, इतना जो हमें समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक क्या है खंबा है। ठीक है, यह क्या है एक खंबा और इस खंबे के ऊपर क्या लगा हुआ बल्ब, और बल्ब से जो है यहाँ से रोशनी आ रही है। इसका मतलब इसकी छाया जो है कहाँ बनेगी, आगे तो बनेगी ना, तो कुछ इस तरीके से जो है इसकी छाया बनेगी। तो ये यहाँ पे इसकी क्या बन गई छाया। ठीक है दोस्तों, ये जो है यहाँ पे इसकी छाया बन गई। ठीक है, अब जैसे कि देखिए इसका हम नाम ले लेते हैं A, B, C और D और E। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या कि लड़की A से D तक चली है, कब कितने में 4 सेकंड में, 4 सेकंड से A से D तक आई है। और इस जो ये लड़की है इसकी लंबाई जो है वो कितनी बन गई, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या लड़की की छाया ही है ना, तो ये छाया जो है वो DC बन गई है। तो हमें इस छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब DC का मान जो है वो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए कि हमें क्या क्या दिया गया है। हम लिखेंगे, देखिए दोस्तों हमें दिया है ठीक है, क्या दिया है कि लड़की की ऊंचाई या फिर लंबाई लिख लीजिए आप, लड़की की लंबाई जो है वो कितनी है 9 मीटर, 0.9 मीटर। इसके बाद खंबे की लंबाई भी जो है हमें दे दी गई है, कितनी दे दी गई है 3.6 मीटर। इसके बाद लड़की की चाल ये जो है हमें कितनी दी गई है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ये जो है हमें पूरी डिटेल्स दी गई है। अब जो है ना हमें यह ज्ञात करना है कि जो 4 सेकंड में जितनी लड़की चली है वहाँ से उस जो लड़की है उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर जो है 2 त्रिभुज बने हैं, एक तो बड़ा सा त्रिभुज ABC और एक छोटा सा त्रिभुज D, E और C। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपकी छाया बन रही है। हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है लड़की की लंबाई। हम लिखेंगे लड़की की छाया की लंबाई। ठीक है, छाया की लंबाई DC जो है वो कितना हो जाएगा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 त्रिभुजों में जाएंगे ABC और DEC में, इन दोनों त्रिभुजों में जाएंगे और इन दोनों त्रिभुजों को समरूप रखने की कोशिश करेंगे, समरूप करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज
DEC में, इन दोनों त्रिभुजों में हम आए। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, किस तरीके से जो है आप कर सकते हो। देखिए सिंपल सी बात है ना, कोण C दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। कोण C को आप बता लीजिए, कोण C बराबर हो जाएगा कोण C, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। एक कोण तो ये जो है बराबर हो गया। दूसरा कोण कौन सा जो है बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बात कहिए कि जो खंबा है ना वो आड़े टेढ़े तो खड़ा नहीं होगा। खंबा कैसा होगा, एकदम ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री के कोण पर। तो खंबा है वो 90 डिग्री के कोण पर खड़ा है, और लड़की है वो आड़ी टेढ़ी तो चल रही नहीं होगी, मतलब झुक के तो नहीं चल रही होगी, सीधी चल रही है, लंबाई ऐसे स्ट्रेट ही चल रही है। तो ये जो है इसका ये भी जो है जमीन से कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री, मतलब दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण A बराबर, कोण A किसमें है, त्रिभुज ABC में, और कोण D जो है वो किसमें है, इस DEC में। ये भी जो है क्या लिखेंगे हम, समकोण, ठीक है। अब हो क्या गया कि AA यहाँ पर समरूपता का नियम बन गया, AA समरूपता का नियम, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर, AA समरूपता का नियम बन गया। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज DEC के, ठीक है। यह जो है हम बोल सकते हैं। और यदि हम यह बोल सकते हैं तब जो है ना हम क्या करेंगे, इतना आपने कर लिया। अब एक काम कीजिए, आपको बोला गया है, या फिर यही पे चलो यही पे काम करते हैं। आपको बोला गया कि लड़की जो है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो 4 सेकंड में उसमें कितनी दूरी की, तो हम लिखेंगे, देखिए दोस्तों 4 सेकंड में लड़की द्वारा तय की दूरी कितनी दूरी होगी। देखिए दोस्तों 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, इस AD के बराबर, क्योंकि 4 सेकंड में A से D तक की तो आई है ना। तो हम लिखेंगे AD कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर प्रति सेकंड इंटू 4 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट के जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 4 को 1 से गुणा किया 4, ठीक है। तो 4.8 मीटर जो है हमारे पास आ गया। AD का मान जो है हमारे पास 4.8 मीटर आ गया है। अब जो है हम इस ABC त्रिभुज ABC और DEC जो समरूप है उसका नियम लगाते हैं। अब यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम ये लिख सकते हैं कि AB बटे DE ये बराबर होगा किसके, आपके AC बटे DC, ये जो है आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब एक बात कीजिए, इतना आपने जो है वो लिख लिया। अब देखिए AB जो है आपको कितना दे रखा है, AB आपको दे रखा है 3.6, ठीक है। AB की जगह आपने लिख लिया 3.6 बटे DE आपको कितना दे रखा है, 0.9 बराबर। AC कितना है, AC हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि AD जो है वो कितना आ गया आपका 4.8, AD 4.8 आ गया मीटर, और DC हमें पता नहीं है। तो इस AC जो है क्या होता है, AC जो है वो क्या होगा, AD प्लस DC, ठीक है, बटे में DC आपने लिख लिया। अब 3.6 यहाँ पे 0.9 आ जाएगा बराबर, AD कितना है 4.8 प्लस DC बटे DC। अब इसको जो है क्रॉस गुणा करके आप मान निकालिए। देखिए पहले तक काम कीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 9 में 36 में 9 का भाग दिया तो 4 आ गया, ठीक है। अब इसे 4 को DC से गुणा किया तो कितना जाएगा, 4 DC बराबर 4.8 प्लस DC, ठीक है। अब DC को इस साइड पक्षांतर करोगे तो 4 DC माइनस DC बराबर 4.8, ठीक है। अब 4 DC में से 1 DC किया तो कितने DC बचे, 3 DC बराबर 4.8 मीटर है, यहाँ पर जो है मीटर ही है, ठीक है। अब 3 जो है इस 4.8 के गुणा में भाग में चले जाएंगे, गुणा में है तो DC बराबर 4.8 बटे 3 मीटर। तो कितना आ जाएगा, DC का मान हमारे पास 1.6 मीटर आ जाएगा। तो DC हमारे पास क्या है, इसे लड़की के चाहे की लंबाई तो है ना, तो अतः लड़की के चाहे की लंबाई जो है वो कितनी आ रही है, 1.6 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इस सवाल को करना है, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ही जो है मोस्ट सवाल है। आप इसको एक बार समझिए, एक बार इसको खुद से करिए। यदि और भी डाउट आए तो हमें पूछिए, कमेंट बॉक्स में हमें जो है सवाल पूछिए, हम उसका आंसर जो है जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 11। अब देखिए दोस्तों हम 11 सवाल करते हैं। 11 सवाल में जो है आपको क्या बोला, देखिए 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो 8 मीटर है, ठीक है।
उसी समय एक मीनार की छाया की जो लंबाई है वो कितनी है, 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हो क्या है कि किसी समय सूर्य जो है वो मतलब दिन का टाइम है, ठीक है, और आपको बोला गया है कि इस दिन के टाइम में जो 12 मीटर ऊंचाई वाली मीनार है ना, जो उदय वाला स्तंभ है ना, उसकी छाया बन रही है और उस छाया की लंबाई कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। और उसी समय बिना कुछ टाइम चेंज हुए उसी समय एक मीनार है, उसका भी जो है छाया की लंबाई है ना वो 56 मीटर दे रखी है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये जो है आपको निकालना है। तो ये साफ सी बात है, जो ये जो सवाल है वो समरूपता के आधार पर होगा। कैसा होगा देखिए, इसको हम समझते हैं। आपको बोला है कि सबसे पहले इसमें आप ये समझे, दो तरीके में इसमें सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ कि मीनार बड़ी होगी या उदयवादी स्तंभ। मीनार ऑब्वियसली बात है, मीनार जो है वो बड़ी होगी, तो हम मीनार को जो है बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब है ना, देखिए कि ये आपने ले ली मीनार, ठीक है। अब मीनार ये आ गई, अब ये जो है आपका क्या है, उदयवादी स्तंभ, ठीक है। ये जो है दोनों का भूमि तल हो गया, ठीक है। और उसी समय सूर्य है, सूर्य कहीं इसी दिशा में होगा, ठीक है। यहाँ से जो है इस मीनार की छाया बन गई। देखिए मीनार बड़ी है इसलिए तो छाया बड़ी बनी है ना, तो ये मीनार की छाया बन गई, कितनी है, इसे नाम दे दो ABC। तो मीनार की छाया जो है वो बन गई कितनी, 56 मीटर। और DE और C आपने नाम दे दिया। और जो स्तंभ है DE, उसकी जो है छाया की लंबाई कितनी है, 8 मीटर। और जो DE है वो क्या है, स्तंभ है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर। ये जो आपको दे दिया गया है। तो इस मीनार AB, जो आपकी मीनार है AB, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। क्या करोगे, सिंपलेस्ट बात है, सबसे पहले आप वही काम करोगे, क्या लिखोगे, दिया है आपको जो है क्या दिया गया है कि मीनार की वो स्तंभ की लंबाई, ठीक है। पहले तो आप ये लिखोगे, स्तंभ की लंबाई जो है वो कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है, स्तंभ के छाया की लंबाई, ठीक है। स्तंभ के छाया की लंबाई जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 8 मीटर। इसके बाद मीनार के छाया की लंबाई, मीनार के छाया की लंबाई ये भी जो है आपको दे रखी है, कितने दे रखी है, 56 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब जो है ना आप अपना काम स्टार्ट कर दोगे। आप जो है आप लिखोगे, अब माना कि, एक बार मान लीजिए ना, माना कि मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी है, H है। ये जो है आपने मीनार की ऊंचाई मान लिया। अब जो है ना आप इन दोनों त्रिभुजों को एक बार समरूप बता लो। कौन कौन से त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC, दोनों ये मैंने सवाल जो है ना सेम जो दूसरा सवाल लगाया था उसके जैसा करके आपको बता दिया, ठीक है। अब आप इन दोनों त्रिभुज लो, आप लिखोगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC में, ठीक है। ये दोनों आपने त्रिभुज ले लिया। अब जो है ना आप क्या करो, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बता लो। कैसे बताओगे, कोण C और कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है, तो जो है वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये आपका कोण A और कोण D जो है वो भी समान हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि समकोण है कोण A और कोण D। क्योंकि जो मीनार और स्तंभ खड़े हैं ना वो एकदम सीधे खड़े हैं, जो है वो झुके हुए खड़े नहीं है, सीधे खड़े हैं। तो उनका जो है भूमि तल से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप लिख सकते हो समकोण, ये आपने लिख लिया। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि AA समरूपता का नियम लगा है, AA समरूपता का नियम। अब ये AA समरूपता का नियम जो है वो लग गया, ठीक है। AA समरूपता का नियम लग गया तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DEC के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में हो गए समरूप। अब आपका काम जो है आसान हो गया। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। आपको किन किन का काम है, देखिए ये बड़ी सी भुजा दे रखी है, ये छोटी भुजा भी दे रखी है, दोनों दे रखी है संगत भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपको लेनी है। तो आप क्या लिखोगे, AB बटे DE वहाँ पे हो जाएगा AC बटे क्या हो जाएगा, DC, ठीक है दोस्तों। अब देखिए AB जो है आपने माना है H, ठीक है। DE आपको कितना दे रखा है, 12। इसके बाद जो है ना DE आपको 12 दे रखा है, AC आपको कितना दे रखा है, 56, ये आपने लिख लिया। और आपको DC जो है वो कितना दे रखा है, 8, ये जो है आपने लिख लिया। अब आप क्या कर लीजिए, 8 से 56 को काट लो 7 बार, और H को निकालने के लिए 7 को 12 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 14 हासिल 1 और 84,
ठीक है। तो आपके लिए h का मान कितना आ गया 84 मीटर, मतलब जो मीनार की ऊंचाई है ना वो आपको कितनी मिल गई 84 मीटर। तो इस तरीके से इस सवाल को करना है, बड़े इजी है, ये मैंने आपको सिंपलेस्ट वे बताया है। दूसरे तरीकों में जो है आपको हो सकता है कि अलग अलग त्रिभुज बना के बता दो, उन्नयन कोण वगैरह कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन यह सबसे सिंपलेस्ट वे है, इसको आप करिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। ठीक है, अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 12। अब देखिए दोस्तों, हम हल करते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या बोल रखा है इसको पहले समझते हैं। देखिए, आपको ये बोला है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से उसके सम्मुख भुजा, मतलब उसके सामने वाली भुजा BC पर लंब डाला जाता है, और लंब डालने पर जो है हमें क्या प्राप्त होता है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, ये हमें प्राप्त होता है। तो आप सिद्ध कीजिए कि जो ABC एक त्रिभुज है ना वो समकोण त्रिभुज है, यह जो है आपको सिद्ध करना है। अब समकोण त्रिभुज होने का मतलब ये है, दो चांसेस है। एक चांस तो ये है कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, AD स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वो तो जो है यहाँ पर चलेगा नहीं। एक कंसेप्ट यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी एक कोण को जो है हम 90 डिग्री का जो कोण है वो बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, हमें जो है एक त्रिभुज दिया गया है ABC, एक लिख लेते हैं, ये जो हमें ABC त्रिभुज दिया गया है, ये आपका AB और C है। और इस ABC त्रिभुज में A से सामने भुजा BC पर AD एक जो है क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने लिख लिया, और इससे जो है हमें यह प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, हम जो है वो क्या लिखेंगे, देखिए आपको लिखना पड़ेगा, दिया है क्या दिया गया है कि AD जो है वो लंब है BC पर, ठीक है, और जो है साथ साथ AD स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है BD इंटू DC के। ठीक है, ये जो है हमें दिया गया है, और सिद्ध हमें जो है वो क्या करना है ये भी लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो भी लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यह जो है हमें दिया गया है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा उपपत्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब उपपत्ति में जो है हमें क्या लिखना है, उपपत्ति में हमें लिखना है, हमें सबसे पहले यह काम करना है। देखिए, हमें दे के रखा है कि AD जो है ना, AD स्क्वायर वो क्या दे रखा है BD इंटू D और C। ठीक है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, यह जो हमें दिया गया है, ये लिख लेते हैं, क्या है, दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखिए AD का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि AD इंटू AD के स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, AD इंटू AD, ये किसके बराबर हो जाएगा BD इंटू DC के। ठीक है, अब देखिए AD क्या है, AD ये भुजा है और AD ये भुजा है, BD कौन सी भुजा है, BD ये भुजा है, और DC कौन सी भुजा है, DC ये भुजा है। अब एक बात देखिए कि AD को जो है ना, एक AD को यहाँ पर ले आइए और जो है ना एक BD को इस साइड ले जाइए। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया कि एक AD को तो यहीं पे रखा, यहाँ से BD है उसको उठा के इसके नीचे ले आए। ठीक है, यहाँ पर तो DC पहले से ही है, और यहाँ वाला AD इसको उठा के इसके नीचे ले आए। तो इससे हमें मिला क्या, देखिए AD बटे BD, ठीक है, और बराबर क्या हो गया DC बटे क्या हो जाएगा AD, मतलब हमें जो है सम्मुख भुजाओं का अनुपात मिल गया। साथ ही साथ देखिए ये दो भुजा हमें मिल गई, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तो इन दोनों मध्य के कोण कौन से, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण साथ ही साथ हमें क्या दे रखे हैं, समान दे रखे हैं, कोण ADB बराबर है कोण ADC के, क्यों, समकोण। ठीक है, ये जो हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि SAS समविभक्ता का नियम यहाँ पर लग रहा है, समविभक्ता का नियम, यह कौन सा नियम लग रहा है, SAS समविभक्ता का नियम। और SAS समविभक्ता के नियम से जो है ना हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा ADB समविभुज है, त्रिभुज ADC के, ये दोनों त्रिभुज जो है वो समविभुज है। ठीक है, इतना जो है आपका काम हो गया। अब जो है ना क्या करना, सबसे खास बात, अब ये दोनों त्रिभुज समविभुज हो गए ना, तो जो है ना होगा क्या, इसको आप नाम दे दीजिए कोण नंबर 1 और इसको नाम दे दीजिए कोण नंबर 2। तो होगा क्या कि कोण 1 ना कोण 2 जो है ना वो कोण B के बराबर हो जाएगा, और कोण 1 है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण 1 कोण C के बराबर हो जाएगा, और कोण 2 जो है वो कोण B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमने लिख लिया। अब जो है ना आप अपना काम कीजिए,
इस त्रिभुज में आइए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब हम लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 तो होता है ना, तो ये हमने लिख लिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। तीनों कोणों का योग जो हमने लिख लिया। अब कोण ए को जो है ना क्या बोल सकते हो, कोण 1 प्लस कोण 2। कोण ए क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 ही तो है ना, ये हमने यही लिखा है, प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि कोण ए बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, ये चीज़ हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, कोण 1 और कोण सी जो है वो आपस में बराबर है, तो कोण 1 की जगह हम कोण सी लिख सकते हैं। बराबर का मतलब क्या है, या तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो कोण 1 की जगह हमने लिख लिया कोण सी, प्लस कोण 2 की जगह हम लिख सकते हैं कोण बी, प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये चीज़ हमने लिख लिया। इसका कारण भी जो हमें क्या लिखना पड़ेगा, चूँकि कोण 1 जो है वो बराबर है कोण सी के और कोण 2 जो है वो बराबर है कोण बी के, यह जो है हमने यहाँ पर कारण लिख लिया। अब यहाँ से देखिए दो कोण बी के हो गए प्लस 2 कोण जो है वो सी के हो गए बराबर 180। 2 को हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो बाहर आ जाएगा, और 2 यहाँ से जो है इसके बट्टे में आ जाएंगे, तो बट्टे में आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180/2। 180/2 कितना होता है, 90। 180/2 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ से जो है हमें कोण बी प्लस कोण सी कितना मिल गया है, 90। कोण बी प्लस कोण सी कितना मिल गया है, 90। अब जो है हम काम करते हैं, वापस जो है ना हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में गए और हमने लिखा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम यहाँ पे लिख लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ से कोण बी प्लस कोण सी, समीकरण 1 से कोण बी प्लस कोण सी का मान रखेंगे, तो हमने मान रख लिया कोण बी प्लस कोण सी का 90, इन दोनों की जगह हमने रख लिया 90 बराबर 180। तो यहाँ से जो है ना हमें क्या मिल गया, कोण ए बराबर 180 माइनस 90, तो कोण ए बराबर 90। तो यहाँ से जो है हमें कोण ए 90 मिल गया, तो हम बोलेंगे इति सिद्धम, ठीक है। क्योंकि कोई भी हमें एक कोण जो है ना, चाहे कोण ए हो, कोण बी हो या कोण सी हो, कोई भी एक कोण हमें क्या बताना था, 90 डिग्री बताना था। तो हमने इस कोण ए को जो है वो 90 डिग्री बता दिया। अब जो है हम लास्ट में फाइनल में क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से करना बिल्कुल ही सिंपल है, आराम से जो है आप इसको कर सकते हो। आपको जो दिया गया है ना उससे जो है इक्वेशन बना के जो है ऐसे समय तक नियम लगाना, बस यहाँ तक जो है आप कर सकते हो। इसके बाद जो है ना ये याद रखना है कि कोण बी कोण 2 के बराबर है और कोण ए कोण सी के बराबर, बस उसके बाद तो जो है आपको सिंपल सी मैथ लगानी है 9th 10th की, आप जो है आराम से लगा सकते हो। तो यह है आपका 12वां सवाल। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 13। अब देखिए दोस्तों, हम सवाल हल करते हैं 13वें सवाल में जो है ना आपको क्या बोला है, देखिए आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो मध्य बिंदु है ना, उन मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर जो बनने वाले 4 त्रिभुज होते हैं वो चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यह जो है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, पहले सवाल को समझते हैं क्या कहा गया है, उसके बाद हम इसको कैसे करना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए यह हमें एक त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम क्या है, ए बी सी, और इन त्रिभुज की भुजा है कितनी, 3, और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है। मान लिया ये एक मध्य बिंदु डी, दूसरा मध्य बिंदु ई और तीसरा मध्य बिंदु एफ, ये 3 जो है इसके मध्य बिंदु दिए गए हैं। और इन मध्य बिंदु को मिलाएंगे हम, और इन मध्य बिंदु को मिलाने पर जो है 4 त्रिभुज बनते हैं। देखिए कौन से, 1 2 3 और 4 त्रिभुज बनते हैं। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो चारों त्रिभुज है ना, ये अपने मूल त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी बड़ा वाला, मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यह जो है आपको सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। तो जो है हम क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों आपको जो सबसे पहले लिखना पड़ेगा दिया है, क्या दिया गया है ये लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि जो बिंदु है ना, बिंदु डी ई व एफ क्रमशः ए बी, क्रमशः का मतलब क्या हो गया कि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु और ई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु, और साथ ही साथ एफ जो है वो ए सी का मध्य
बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी बराबर क्या है, डी बी, ठीक है। इसके बाद बी ई बराबर क्या है, ई सी। इसके बाद ई एफ बराबर क्या है, एफ ए। ये जो है आप समझ रहे होंगे मध्य बिंदु का, ठीक है, मतलब ये जो है आप समझ गए। इसके बाद हमें लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज, देखिए क्या है, त्रिभुज ए डी एफ, ये समरूप किसके, त्रिभुज ए बी सी के। साथ ही साथ त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, डी बी ई, ये किसके समरूप होगा, बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज आपका तीसरा त्रिभुज कौन सा है, एफ ई सी, ये किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी के। अब जो है चौथा त्रिभुज कौन सा है, चौथा त्रिभुज जो है मैं यहीं पर लिखता हूँ, चौथा त्रिभुज है आपका त्रिभुज डी ई एफ, ये किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। ये जो है चारों आपको सिद्ध करना है। कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, ये हमें देखना है। सबसे पहले जो है ना आप लिखोगे उपपत्ति, ठीक है। क्या लिखोगे, उपपत्ति। ये उपपत्ति जो है आपने लिख ली, ठीक है, ये उपपत्ति आपने लिखी। अब आपको क्या करना है, देखिए आप कोई भी एक त्रिभुज में चले जाइए। मान लीजिए कि आपने त्रिभुज ले लिया ए ई एफ, ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए ई एफ व त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें जो है ना क्या खास बात है वो देखिए, इसमें यह खास बात है कि ए बी जो है ना, ए डी जो है, सॉरी भुजा ए डी जो है वो किसकी आदि है, ये भुजा ए डी किसकी आदि है, भुजा ए बी की। तो इसको जो है ना आप किस तरीके से लिखोगे, देखिए दोस्तों आपको पता है कि ए डी या फिर ए डी बटे ए बी करोगे, ए डी बटे ए डी करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ए डी तो ए डी ही है, ठीक है। इसके बाद आपका ए बी जो है वह क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी, और ए डी और बी डी, देखिए मैं लिखता हूँ ए बी क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी, और ए डी और बी डी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब दोनों बराबर है, इसके मतलब हम यहाँ पर भी जो है वो ए डी लिख सकते हैं। लिख लिया ए डी, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं। इसके बाद जो है हम नीचे आते हैं तो लिखेंगे ए डी बटे ए बी बराबर ए डी बटे ए डी प्लस ए डी, ठीक है। ए डी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, 2AD, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू ए डी, 2AD लिख लिया। अब इससे जो है क्या निकला कि ए डी से ए डी कट गया तो हमें मिला ए डी बटे ए बी, कितना मिल जाएगा, 1/2। ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी हमें कितना मिल गया, 1/2। ठीक इसी तरीके से इसी प्रकार जो है ना क्या हो जाएगा कि ए एफ बटे ए सी करोगे ना तो वो भी कितना आ जाएगा, 1/2। और ठीक इसी प्रकार आप डी एफ बटे बी सी करोगे ना, ठीक इसी प्रकार डी एफ बटे बी सी वो भी कितना आ जाएगा, 1/2। तो देखिए दोस्तों इस त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ए डी ई, त्रिभुज ए ई एफ लिया आपने, ए डी एफ है आपने, ए डी एफ, ये मैंने ए ई एफ लिख लिया, ये आपका ए डी एफ है। त्रिभुज ए डी एफ और त्रिभुज ए बी सी में जो सभी संगत भुजाएं हैं ना, उन सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान है। देखिए 1/2 1/2 1/2। अब जो है हमें एस समरूपता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो हम लिखेंगे एस समरूपता का नियम से, एस समरूपता नियम से एस समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए डी एफ जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, ये जो है आपका काम हो गया। ठीक इसी तरीके से ये त्रिभुज भी जो है वो इस बड़े वाले त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा है, डी बी ई जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। और ठीक इसी प्रकार जो है वो त्रिभुज एफ ई सी एफ या फिर एफ ई सी, कुछ भी लिख लीजिए, ई
DCF जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। तो देखिए दोस्तों, तीन त्रिभुज जो है ना, 1 2 और 3, ये तीनों जो है अपने मूल त्रिभुज के, जो मूल बड़ा वाला त्रिभुज है उसके समरूप हो गए। अब हमें इस बड़े वाले त्रिभुज को जो है वो समरूप बताना है। इसको जो है हम कैसे समरूप बताएंगे ये हमें देखना है। तो इसमें भी जो है ना सबसे खास बात है, सब आसान बात है, आप जो इसको भी आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए अब हम लिखेंगे, अब त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC में, ये जो है हमने लिख लिया। इसमें भी सेम प्रोसेस है कि जो DE होगा ना, DE जो होगा ना वो AC का जो है वो क्या होगा, आधा होगा। तो हम लिखेंगे कि DE बटे AC कितना जाएगा, 1/2। DE बटे AC जो है कितना जाएगा, 1/2। ठीक इसी तरीके से क्या आ जाएगा, DF बटे BC जो है वो भी 1/2 आ जाएगा। और साथ साथ EF बटे AB जो है वो भी आ जाएगा आपका 1/2। तीनों 1/2 आ गया। तो अब इसमें भी हम बोल सकते हैं SSS समरूपता के नियम से। ठीक है, SSS समरूपता के नियम से जो है ना हम बोलेंगे कि त्रिभुज DEF जो है ना वो त्रिभुज ABC के समरूप है। अतः हम बोल सकते हैं कि मूल बिंदु जो किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो चारों त्रिभुज बनते हैं वो अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको करना है, बड़े ही इजी सा है, आराम से जो है आप इसको कर सकते हो। SSS समरूपता का नियम इसमें लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 14। अब देखिए हम 14 सवाल करते हैं। इसमें जो है क्या बोल रखा है हम इसको समझते हैं। आपको बोला है कि ये जो आकृति है ना, इस आकृति में जो AB है वो इस BC के ऊपर लंब है। ठीक है, मतलब AB जो है वो समकोण बना है। इसी तरीके से जो DC है ना वो भी इस BC के ऊपर लंब है। और साथ ही साथ जो DE है वो इस AC के ऊपर लंब बना रही है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज CED, कौन सा है, त्रिभुज CED, यह जो है वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये जो है आपको सिद्ध करना है। तो वही प्रोसेस हम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। देखिए दोस्तों, ये सबसे इजी सवाल है, मैं इसको बताता हूँ कैसे करना। देखिए आपको जो दिया है वो लिख लीजिए। AB जो समकोण है वो BC पर और DC लंब है BC पर और जो DE है वो लंब है किस पर, AC पर। यह जो है आपको दिया गया है। अब आपको जो है वो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, हम लिखेंगे और ये लिखेंगे कि त्रिभुज CED को जो है हमें समरूप बताना है त्रिभुज ABC के। ठीक है, किस तरीके से बताएंगे, देखिए उपपत्ति। अब देखिए दोस्तों, दो त्रिभुजों को समरूप बताना था, उन दोनों त्रिभुज को ही हम लेंगे। तो हम लेंगे, देखिए हमने ले लिया इन दोनों त्रिभुजों को और क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज CED में, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। और इन दोनों त्रिभुजों में कोण आप लिख सकते हो या तो AB या फिर कोण B जो है वो बराबर है कोण E के। ठीक है, क्यों, हम लिखेंगे समकोण। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्योंकि दोनों समकोण बनाए हैं ना, देखिए कोण B ने भी यहाँ पर लंब बना है, यहाँ पर भी लंब बन गया और यहाँ पर E जो है इसने भी जो है वो लंब बनाया है। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण E, दोनों समकोण है इसलिए हमने लिख लिया। अब सबसे खास बात जो है ना क्या है, देखिए मान लीजिए अब हमें क्या करना है, माना कि कोण DCE बराबर x। क्या मान लिया कि कोण DCE मतलब ये वाला कोण जो है ना इसको हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, अब ये x है और पूरा कोण जो है वो कितना है, पूरा कोण है हमारे पास 90। ठीक है ना, जैसे कि देखिए पूरा कोण जो है ना ये हमारे पास कितना था, 90 था। ठीक है, ये हमारे पास 90 और इसमें से इसको जो हमने मान लिया, मान लो 30, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस 30 से तो बचेगा 90 माइनस 3 60 आता है, तो ये हम 60 लिख लेंगे। तो यदि हमने इसको x मान लिया तो ये वाला कितना बचेगा 90 माइनस x, तो ये जो है हमने लिख लिया 90 माइनस x। इतना जो है आपको समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना हम क्या करते हैं, देखिए इतना करने के बाद जो है ना ये मान लिया कि माना DCE x है तो कोण जो है ना वो AC
कोण ए सी बी जो है वो कितना बन जाएगा 90 माइनस एक्स। ये जो है आपका हो गया। अब आप जाइए त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण कौन सा है ये, इस कोण का नाम क्या है ए सी बी, कितना है 180 डिग्री। ये तो हमें पता ही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण ए जो है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। कोण बी कितना है 90 है, ये हमें दिया गया है। प्लस कोण ए सी का मान कितना निकाल लिया आपने 90 माइनस एक्स बराबर 180। 90 और 90 कितने होते हैं 180, तो हम लिख लेंगे ए कोण ए प्लस 180 माइनस एक्स बराबर 180। 180 से 180 कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कोण ए माइनस एक्स बराबर 0, तो कोण ए बराबर एक्स। यहाँ से जो है ना हमें क्या मिल गया, आप चाहो तो कोण एक्स भी लिखते जा सकते हो। तो यहाँ से हमें कोण एक्स और कोण ए जो है वो बराबर मिल गए। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है वो क्या लिखेंगे, ये इतना लिख लिए। अब जो हम क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण एक्स हम क्या लिख लेंगे, ज्ञात किया है, ज्ञात किया। ये दोनों जो है वो ज्ञात कर लिए। तो एक दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में समान है, दो संगत कोण, और दो यदि संगत कोण समान है इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए समरूपता के नियम से क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज सी ई डी के। ये जो है हम बोल सकते हैं। बिल्कुल इजी सा, आराम से जो है ये सवाल करने लायक है, आप इसको करिए, बिल्कुल इजी है। बस ये वाला कोण दे रखा है उसमें से एक को x मानना है और एक को 90 माइनस एक्स, आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको उतारिए। इसके बाद हम इस प्रश्नावली 11.3 का लास्ट सवाल करते हैं और इस पूरी प्रश्नावली समरूपता का भी लास्ट सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब देखिए दोस्तों, हम इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल कर लेते हैं। अब ये लास्ट सवाल है तो थोड़ा सा टफ तो होगा ही, तो ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इसको जो है हम अच्छे से समझते हैं। देखिए आपको जो है ना क्या बोल रखा है इसमें, देखिए कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा बी सी का जो मध्य बिंदु है ना वो डी है। ठीक है, पहले जो है हम एक एक काम करते जाते हैं। देखिए आपको बोला है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ये हमने बना लिया। ठीक है, ये आपका ए बी और सी, और इसकी भुजा है बी सी, ये आपने ले ली भुजा बी सी। इसका मध्य बिंदु क्या है, डी है, ये जो आपने ले लिया। ठीक है, इसके बाद आपको बोला है कि यदि ए डी को समद्विभाजित करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए। ए डी को समद्विभाजित करती हुई, इसका मतलब ए डी कोई रेखा है, ये हमने बना ली ए डी। अब इस ए डी को समद्विभाजित करते हुए रेखा जो है वो बी से खींची जाती है। तो जो वो बी से ऐसी रेखा खींची जो ए डी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, और जो है ना करती जाए कि वह भुजा ए डी को ई पर काटे, मतलब जो भुजा है ना ए डी उसको ई पर काटेगी। इतना तक जो है आपको समझ में आ गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें बी सी का मध्य बिंदु डी है, और इस ए डी को समद्विभाजित करती हुई रेखा जो है वो जाती है, वो ए डी को ई पर काटती है। यहाँ तक जो है हमें समझ में आई। अब काटते हुए ए सी को एक्स पर काटे, जो ए सी है ना इसको एक्स पर काटे, बस ये जो है हमें दे दिया गया है, इतना हमें दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि ई एक्स बटे बी ई जो है वो कितना हो जाएगा 1/3। यह जो है आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे, किस तरीके से करोगे, यह हम देखते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले तो जो है हम इसको करते हैं। देखिए अब करेंगे क्या ना, हमें सबसे पहले लिखना है, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है कि देख क्या रखा है कि जो डी है ना वो बी सी का मध्य बिंदु, इसका मतलब बी डी बराबर डी सी। ठीक है, साथ साथ ई जो है वो किसका मध्य बिंदु, ए डी का, इसका मतलब ए ई बराबर है डी ई। इतना जो है आपको दे रखा, बाकी कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। अब आपको क्या करना है, सिद्ध भी करना है। तो जो सिद्ध करना है ना उसको भी जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको यह सिद्ध करना है कि ई एक्स बटे बी ई जो है वो क्या है 1/3।
ठीक है, इतना जो है आपको लिख लिया। अब इसमें जो है आपको काम करने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। तो हम लिख लेंगे रचना। आपको जो है ना रचना करनी है, क्या करनी है कि डी से डी एफ समांतर जो है वो किसके खींची, बी एक्स खींची, बी एक्स खींची। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने इस बिंदु डी से जो है इस बी एक्स के समांतर एक रेखा खींची है जिसका नाम है डी एफ। ठीक है, ये जो है आपने रचना की है, ये जो है आपको रचना करनी पड़ेगी, इसके सिवा जो है आपका काम होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपको समझ में आ गया इतना। अब जो है ना हम उपपत्ति लेकर एक एक सवाल को करते जाते हैं। देखिए उपपत्ति, अब आपको कुछ नहीं करना, जो ये दो संबंध दिए ना इन दोनों संबंधों का उपयोग करना है। पहले हम जो है वो इस संबंध का उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद इस संबंध का उपयोग करेंगे। कैसे, देखिए आपको सबसे पहले लिखना है त्रिभुज AEX, त्रिभुज AEX व त्रिभुज ADF में। ठीक है, AEX व ADF में। ठीक है, अब जो है ना क्या देखिए AEX व ADF में ये दोनों EX और DF जो है ना, EX और DF है वो आपस में समांतर है। ठीक है, ये जो है हमें क्या लिखेंगे, रचना से ये दोनों जो है वो समांतर है। अब यदि ये दोनों समांतर है ना, इसका मतलब जो है हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि देखिए कोण x और कोण f, ये क्या है, कोण x और कोण f जो है ना, हम लिखिए कोण x बराबर कोण f, ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण, ये दोनों कोण जो है वो संगत हो गए। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि कोण E बराबर कोण D, कोण E, या फिर आप लिख लीजिए कोण A बराबर कोण A। क्या है यह, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये भी जो है आपने लिख लिया। अब दोनों यहाँ पर ए समरूपता का नियम हो गया, ए समरूपता का नियम। अब ए समरूपता का नियम हो गया, तो इससे जो है ना क्या हो जाएगा कि त्रिभुज AEX समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADF के। ठीक है दोस्तों, इतना जो है आपको समझ में आता है, ये आ गया ना समझ में, यहाँ तक तो जो है कोई आपको प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप मिल गए। अब जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ से आपका स्टेप चालू होता है। देखिए एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने जगह कर ली ताकि आगे काम आएगा। आपको दे के रखा था BD बराबर है DC के और AE बराबर है DE के। ठीक है, ये जो है मैंने शॉर्ट में लिखता है, आगे काम आ जाएगा। देखिए आपको AEX और त्रिभुज ADF, AEX और त्रिभुज ADF दोनों क्या समरूप है, तो यहाँ से जो है ना AEX से आपने ले लिया AE बट्टे में आपने क्या ले लिया, बड़ी वाले त्रिभुज से AD बराबर किसके हो जाएगा, EX छोटे वाले त्रिभुज से EX बट्टे DF के। ठीक है, ये जो है यहाँ तक आपको समझ में आता है, समरूपता नियम से हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि AE तो हम लिखेंगे, AD को हम क्या लिख सकते हैं, AE प्लस क्या लिख सकते हैं, DE बराबर EX बट्टे DF। अब DC को जो है ना और AD दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो हम इसके जगह AE लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया AE, तो यहाँ से जो है ना हमें क्या मिल जाएगा, AE बट्टे 2AE। ठीक है, मिल गए, तो यहाँ से EX बट्टे DF हमें मिल गया। अब AE से AE हमने काट लिया, तो हमें जो है क्या मिला है कि DF बटे 2EX, यह जो है हमें मिल गया। इसको जो है आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, ये जो है आगे आपके काम आएगा। अब जो है ना दूसरा काम क्या करना है आपको, त्रिभुज, ये दो त्रिभुजों में जाना है, कौन से वाला, CDF व त्रिभुज CBX में, इन दोनों त्रिभुजों में जाना है। और जो है ना आपको यहाँ पर क्या करना है, दो कोण जो है ना कोई भी सब बताना समान, तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, आपको पता ही है। इसके बाद आप कोई भी बता दो, कोण F बराबर कोण कौन सा X, ये दोनों संगत कोण है। यदि दो समांतर भुजा है तो ये दोनों समांतर है, तो जिससे ये संगत कोण हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है वो ए समरूपता का नियम लग जाएगा, ए समरूपता का नियम। ठीक है, इस ए समरूपता के नियम से जो है ना त्रिभुज CDF समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBX के। ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप हो गए। अब दोनों ये त्रिभुज आपस में समरूप हो गए ना, तो अब जो है आप क्या लिख सकते हो, देखिए आप लिख सकते हो DC बटे क्या लिख लोगे,
BC बराबर हो जाएगा किसके, DF बटे BX के। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना बस आपको वही काम करना है कि DC तो लिख लिया, BC जो है इसको क्या लिख सकते हो, DC प्लस BD। ठीक है, ये आपने लिख लिया बराबर DF बटे BX। अब ये दोनों जो है आपस में समान है तो हम इसको जो है वो DC वापस लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका भी यूज़ आ गया, DC आपने लिख लिया तो DC प्लस DC 2DC हो जाएंगे, तो DC प्लस बटे 2DC बराबर DF बटे BX। यहाँ से DC से DC काट लिया तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, BX बराबर 2 इंटू DF। ठीक है, ये जो है आपका समीकरण नंबर 2 है। अब एक काम कीजिए, इस समीकरण 1 से समीकरण 2 में DF का मान जो है रख लीजिए। मैं ये लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना कि समीकरण 1 से DF का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से हमें BX कितना मिला, 2 इंटू 2EX, DF की जगह 2EX लिख लिया तो BX बराबर 4EX। ठीक है, ये आपने लिखा। अब आपको पता है कि BX क्या है, BX क्या है, BE प्लस EX, तो हम जो है लिखेंगे BE प्लस EX लिख लिया बराबर क्या लिखा हुआ यहाँ पे 4EX, ये जो हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों BE बराबर 4EX माइनस इस EX को लेकर आए यहाँ पर तो BE माइनस बराबर 3EX, ये जो है हमारे पास आ गया। अब हमें लाना क्या है, EX बटे BE लाना है तो हम EX को यहीं पे रखेंगे, 3 को यहाँ पर ले जाएंगे और BE को इस साइड ले आएंगे, तो 3 को ले आया तो क्या बच गया हमारे पास 1/3 और EX यहाँ पर है पहले से ही और BE को इसके नीचे ले आए तो हमें क्या मिल गया 1/3 EX बटे BE। तो ये जो है हमें सिद्ध हो गया हमारा सवाल। इस तरीके से इसको करना है, 2 बार जो है यूज़ लाना है किसका, 2 बार एक बार इसका यूज़ लाना हो, एक बार इसका यूज़ लाना है। इस तरीके से जो है आप इस सवाल को कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा समझने लायक है तो आप जो है इसको ध्यान से करना, 1-2 बार इस सवाल को करिए जिससे जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये पूरी 11वीं प्रश्नावली कंप्लीट होती है। यदि कोई इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपको पहले से पता है कि 11.6 हट चुकी है आपके इस सेशन 2020-21 के लिए, तो जो है आपको याद तक ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और जो है अपना टारगेट पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और साथ ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ।